नमस्कार, राधे राधे। आज इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं BCSCT 131 का यूनिट 1 बोर्स थ्योरी। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो अर्लियर एटॉमिक मॉडल्स पढ़ते से पहले ओके तो सबसे पहले ग्रीक फिलोसफर थे ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस। उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि एटम एटम इज अ पार्टिकल दैट कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर। ओके ओके तो सबसे पहले जो ग्रीक फिलोसफर्स थे उन्होंने बताया कि जो एटम है वो फर्दर डिवाइड हो सकता। ठीक है, उन्होंने मैटर काफ़ी ज़्यादा सब डिवीज़न किया और उन्होंने अल्टीमेटली ये बोला कि एक टाइम ऐसा आएगा कि इस पार्टिकल को और ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता और उसको कहा गया उन्होंने एटम। और एटम एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है अनकट, अनडिविजिबल। ओके, एटमस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है अनकट या इनडिविजिबल। एंड द डाल्टन की थ्योरी आई ऑन द आइडियाज ऑफ डेमोक्रिटस। ठीक है, और डाल्टन्स ने पॉस्टुलेट्स दिए कि एटम दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जो डेमोक्रिटस ने बताया था कि एक मैटर को इतना तोड़ा जाए कि बाद में उसको और तोड़ा जा सके, उस पार्टिकल को उन्होंने एटम बोला। ओके, तो डाल्टन्स ने भी अपनी थ्योरी में ये लिखा है कि अपने पॉस्टुलेट्स में ये लिखा है कि मैटर इज कंपोज ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ओके, ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। मतलब कि हर एक एलिमेंट का एटम जो होंगे सब आइडेंटिकल होंगे। जैसे गोल्ड है, गोल्ड के हर एटम जो होगा वो गोल्ड का ही होगा। ठीक है, ऑल एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। जैसे ऑक्सीजन का हर एलिमेंट ऑक्सीजन ही होगा। ओके, और एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। हर एलिमेंट का मास डिफरेंट होगा। जैसे कि कार्बन का मास होता है 12 ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल, हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल। जैसे ऐसे ही हर एलिमेंट का मास डिफरेंट होगा। ओके, और किसी भी एलिमेंट को डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन करके कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे वाटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, तो इसमें हमारे पास में दो हाइड्रोजन के दो एलिमेंट्स हैं और ऑक्सीजन का एक एलिमेंट है। ओके, और इन अ केमिकल रिएक्शन एटम कैन neither be created nor destroyed but exchange partner to give a new substance। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एटम है वो डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकते ना क्रिएट हो सकते, बस पार्टनर्स जो है चेंज हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, जैसे हमारे पास में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में फॉर्म करनी है तो वी कैन कंबाइन दिस कार्बन एंड ऑक्सीजन। वी आर नॉट डिस्ट्रॉइंग अर कार्बन और ऑक्सीजन बट वी आर फॉर्मिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, मतलब एटम डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकते ना क्रिएट हो सकते। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नया कुछ क्रिएट नहीं हुआ, यहाँ पे पुराने ही हमारे पास एलिमेंट्स थे उनको कंबाइन करके हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ओके ओके, तो डाल्टन की थ्योरी के हिसाब से एटम इज इंडिविजिबल, बट जो थॉमसन की थ्योरी ने उन्होंने बताया कि एटम के अंदर भी हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो इससे इस डाल्टन की थ्योरी का और रिवीजन हुआ। ओके, कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी है एटम के अंदर जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो जो थॉमसन की जो थ्योरी थी उन्होंने अपनी जो थॉमसन की थ्योरी थी उन्होंने अपनी मॉडल को क्या कहा, पाम पुडिंग मॉडल। ओके, पाम पुडिंग मॉडल का कहने का मतलब क्या है, ही कंसिडर्ड पुडिंग एज अ positive charges and electrons are embedded in such a way in the positive charge sphere like a palms, okay, dry grapes। okay, उन्होंने क्या कहा, एटम इज अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज का सोर्स है हमारा जो क्या है एटम। ओके, और उसमें इलेक्ट्रॉन और उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स है एज अ ड्राइड ग्रेप्स उसमें एम्बेडेड है, जिससे कि उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा की स्टेबल हो। ओके, इस तरह से वो उसमें एम्बेडेड है कि वो उसको स्टेबिलिटी मिल सके अपने एटॉमिक मॉडल को। ओके, और हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड एंटिटीज हैं और
किसके अंदर फंसे हुए हैं, वो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के अंदर। ओके, तो पाम पीसेस को उन्होंने किससे कंपेयर किया, एज अ इलेक्ट्रॉन्स, और पुडिंग को किससे कंपेयर किया है, पॉजिटिव चार्ज सोर्स किससे। ओके, तो पाम पुडिंग मॉडल इस वजह से इसका नाम पड़ा है क्योंकि पाम इज कंपेयर्ड विद इलेक्ट्रॉन एंड पुडिंग इज कंपेयर्ड विद द पॉजिटिव चार्ज पेयर ऑफ द एटम। ओके, तो ये थ्योरी भी फेल हो जाती है जब गीगर और मार्सन का एक्सपेरिमेंट आता है। तो उनके एक्सपेरिमेंट जब वो कर रहे थे तो उनका जो अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल था, उनके एक्सपेक्टेड रिजल्ट, जो थॉमसन का जो थॉमसन ने रिजल्ट दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम के अंदर कहीं कहीं हर जगह पे हैं, और ये पॉजिटिव, और ये एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज का सोर्स है। ओके, बट जब गीगर और मार्सन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल होते हैं हीलियम में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए जाएं तो वो अल्फा पार्टिकल है, मतलब कि 2 उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं। ओके, उन्होंने एक थिन गोल्ड फॉइल ली, उस पर एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लगाया, जिससे कि अल्फा पार्टिकल इस सोर्स से निकलकर इस गोल्ड फॉइल पर हिट करे थे। ओके, और यहाँ पे एक सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन है जिसपे कि हमारे ये इलेक्ट्रॉन्स जो है हिट करें और दैट बिकम विजिबल, ताकि उनका जो डिफ्लेक्शन है वो हम देख सकें। तो उन्होंने इस वजह से इधर फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई ताकि जो इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन है दैट बिकम विजिबल। ओके, तो अल्फा पार्टिकल वो डिफ्लेक्टेड इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। तो कुछ जो अल्फा पार्टिकल थे वो तो डिफ्लेक्ट हुए अपने स्ट्रेट लाइन पाथ से, और कुछ तो रिकॉइल बैक भी कर गए अपनी सोर्स की तरफ पे। ओके, तो अगर जो है हमारा एटम जो है वो यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है तो ग्रेजुअल डिफ्लेक्शन होना चाहिए था पॉजिटिव चार्ज का, यानी कि हर जगह से वो डिफ्लेक्ट करने चाहिए थे। ये हमारा क्या है, एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट होना चाहिए था। अगर जो हमारा जो एटम है पॉजिटिव चार्ज का सोर्स है, पॉजिटिव चार्ज उसमें हर जगह पर है उस एटम के अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन सच अ वे दैट पॉजिटिव स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, मतलब कि हर जगह पर उस इलेक्ट्रॉन्स हैं और पॉजिटिव चार्ज भी हर जगह पर है उसमें। तो हमारा जो अल्फा पार्टिकल है वो तो इधर से डिफ्लेक्ट होके जाना चाहिए था, हर जगह से डिफ्लेक्ट होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ क्या वहां पे, हुआ क्या एक्चुअली में, कुछ जो पार्टिकल्स थे जो एटम के जो सेंटर से थोड़े अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में गए, यानी कि दूरी से गए, तो वो तो डिफ्लेक्ट नहीं हुए, और जो पास से गए वो तो ज्यादा ही डिफ्लेक्ट हो गए, और जो बिल्कुल ही इसके सेंटर से गए वो तो रिकॉइल्स बैक कर गए। ओके, तो रूदरफोर्ड ने क्या एक्सप्लेनेशन दी, गीगर और मार्सन ने एक्सपेरिमेंट की कि जो पॉजिटिव चार्ज और मास ऑफ द एटम आर कंसिडर्ड इन अ स्पेस दैट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। ओके, तो उन्होंने एटॉमिक मॉडल को क्या कहा, एक न्यूक्लियर मॉडल है वो। ओके, जिसके अंदर हमारे पास में न्यूक्लियस एट द सेंटर है और जो नेगेटिव पार्टिकल है दैट सराउंडिंग इट। ओके, न्यूक्लियस हमारे सेंटर में प्रेजेंट है और जिसके चारों तरफ हमारे पास में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ओके, न्यूक्लियस अकाउंटेड फॉर मास एंड पॉजिटिव चार्ज, जिसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस है जो वो मास का और पॉजिटिव चार्ज का सोर्स है। ओके, जिसके अंदर हमारा होल मास ऑफ द एटम कंसंट्रेटेड है, और जो पॉजिटिव चार्ज का सोर्स है जिसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स हैं। ओके, तो ये जो रूदरफोर्ड ने एक्सप्लेनेशन दी है, तो अल्फा पार्टिकल के एक्सपेरिमेंट को तो एक्सप्लेन कर गई। ओके, तो अल्फा पार्टिकल दैट पासेस वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, जो कि क्योंकि ये तो पॉजिटिव चार्ज का सोर्स है, तो कि जो इसके पास जो इस न्यूक्लियस के बिल्कुल नियर से जाएंगे वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेंगे, और दैट
away from this nucleus that shows the lesser deflection or maybe directly pass throughout the coil. ओके तो इसमें हुआ क्या था, जो जो इस न्यूक्लियस से दूर थे वो तो जो इस न्यूक्लियस के दूर थे वो तो बिल्कुल डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहे थे, और जो थोड़े दूर थे वो स्मॉल डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे, जो ज़्यादा दूर थे वो तो बिल्कुल डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहे थे, और जो कम दूर थे वो थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे, और जो बिल्कुल ही पास आ रहे थे वो ज़्यादा ही डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे. ओके और जो बिल्कुल सेंटर से गए थे वो तो बिल्कुल रिकॉल्स बैक कर गए थे टू द सोर्स. ओके तो अब बात है इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर, वो कैसे स्टेबिलिटी शो करेंगे. इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अगर हमारे पास में जो पॉजिटिव चार्ज तो नहीं सेंटर में है, बट इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स डिड नॉट अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इलेक्ट्रॉन्स अगर हर जगह पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है एटम में, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अंदर ना गिर जाए, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से. तो रुदरफोर्ड ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन को रोटेट करते रहना पड़ेगा ताकि वो न्यूक्लियस के अंदर ना गिर जाए. ओके तो उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन को रोटेट करना पड़ेगा जैसे कि हमारे प्लैनेट जो सन के अराउंड घूमते रहते हैं. ओके अब जो न्यूक्लियस का साइज है वो वेरी वेरी टाइनी, वो वेरी वेरी स्मॉल, जैसे कि हमारे पास में एक टेनिस बॉल है और हमारे पास एटम का जो साइज है एज अ 1 मील, यानी कि हमारे पास में जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज़्यादा छोटा है और हमारे पास में एटम का साइज है वो बहुत बड़ा है. ओके अब ये एनालॉजी भी मिसलीडिंग कर गई. क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हमारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कंटिन्यूसली अगर एक्सीलरेट करेंगे तो वो क्या करेंगे, एनर्जी इमिट करेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी होगा उनका. तो एक दिन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एनर्जी लॉस करते करते वो न्यूक्लियस में जाकर कोलैप्स हो जाएंगे, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली एसिलेट करते रहेंगे तो उनकी क्या होगी, एनर्जी लॉस होगी. तो दैट विल गो इनटू द स्पाइरल पाथ. ओके और वन डे विल कोलैप्स विद द न्यूक्लियस. सो हमारा जो एटम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ओके तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन कोलैप्स विद द न्यूक्लियस. तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अगर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कंटिन्यूसली एक्सीलरेट करते रहेंगे टुवर्ड द सेंटर, एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रोचार्ज विल इमिट द रेडिएशन, क्योंकि वो एनर्जी लॉस कर रहे हैं. एनर्जी लॉस करने का मतलब क्या होता है, दैट इमिट्स द एनर्जी रेडिएशंस. ओके तो दैट गो इनटू द स्पाइरल पाथ ओके टू द न्यूक्लियस और दैट विल कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस एटम. ओके सो that performs the spiral path of the electron. Okay Bohr atom model क्या कहता है, Bohr atom model is able to explain the stability of the hydrogen atom, spectrum of the hydrogen atom. He's a Danish physicist, Niels Bohr. Okay इन्होंने रुदरफोर्ड के मॉडल को और इम्प्रूव करके बताया. तो let's understand his postulates. तो उन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट ओनली इन द ऑर्बिट दैट इज कॉल्ड द स्टेशनरी स्टेट. उन्होंने ऑर्बिट का क्या नाम दिया, स्टेशनरी ऑर्बिट, जिसके अंदर हमारे पास में जो ऑर्बिट है उसके डेफिनेट एंगुलर मोमेंटम होंगी, कि इलेक्ट्रॉन जो है कि ऐसे ऑर्बिट में घूमे जिसकी वो डेफिनेट एंगुलर मोमेंटम हो. इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट ओनली इन द ऑर्बिट ऑफ डेफिनेट एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी. ओके सो उन्होंने उस ऑर्बिट का नाम क्या दिया, स्टेशनरी ऑर्बिट. मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है पर्टिकुलर कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने स्टेशनरी स्टेट में घूमेंगे ताकि वो एनर्जी रेडिएट ना कर सके. ओके मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है अपने स्टेशनरी स्टेट में घूमेंगे तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे. ओके
Okay, electron does not radiate energy when it is in allowed orbit. Allowed orbit कहने का मतलब है कि stationary state, कि उनके allowed orbit में अगर घूमेंगे वो, तो that will not radiate any type of energy. That will not radiate any type of energy. Okay. While in an orbit, the angular momentum of electron, that is MVR, angular momentum is, and angular momentum formula होता है MVR, where M is stands for mass, V stands for velocity of the electron, and R is the radius in which the electron present. Radius is the distance between the nucleus and the electron. Okay, where the electron is present in the atom. Okay, and okay, तो उन्होंने क्या बताया, तो नील्स बोर ने क्या बताया कि जो एंगुलर मोमेंटम है इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π. ओके, कहने का मतलब क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π इज इक्वल्स टू MVR, that is angular momentum of an electron. Okay, and n is the, जो यहाँ पे इंटीजर है, that is the प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ओके, और इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को KLMN से भी शो कर सकते हैं. ओके, दैट स्टैंड फॉर 1 2 3 ऑर्बिट नंबर. ओके, फॉर एग्जाम्पल वी हैव न्यूक्लियस हियर एंड दिस इज ऑर्बिट नंबर 1. This is orbit number 2. This is orbit number 3. This is orbit number 4. This orbit is named as K. This is K, L, M, N. Okay. Okay. And H is the Planck constant. It is named after the physicist Max Planck. Okay. Each spectral line is produced by a single electron. मतलब कि हर इलेक्ट्रॉन जो है एक स्पेक्ट्रल लाइन क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा when it jumps from the stationary orbit to the other orbit. जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा तो वो क्या करेगा, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ रेडिएशंस इमिट करेगा. ओके, जिसकी डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होगी. ओके, जब एक इलेक्ट्रॉन जो है jumps from outer orbit to inner, तो वो क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा. वो क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा. और जब एक इलेक्ट्रॉन जो है इनर से आउटर में जाएगा, यानी कि उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. उसके पास ऑलरेडी एनर्जी नहीं है, तभी तो वो न्यूक्लियस के अपने पास. अगर उसके पास एनर्जी होती तो वो कब का एटम छोड़ के चला जाता. ठीक है, अगर उसको एटम से निकल के जाना है इलेक्ट्रॉन को, दैट रिक्वायर्स एनर्जी, मतलब कि दैट एनर्जी गेन्स, एनर्जी उसकी बढ़ेगी. ओके, तो एनर्जी उसको रिक्वायर होगी. तो एनर्जी नीड्स टू बी अब्सॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन टू गेट इमिट आउट ऑफ फ्रॉम द एटम. ओके,